जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं विशेष शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पीपीसी लर्निंग में आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ रहा हूं। आजकल हमारे देश में चल क्या रहा है, इधर के लोग उधर भागे जा रहे हैं और उधर के लोग दूसरी पार्टी में भागे जा रहे हैं। मतलब आप समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल परिवर्तन कानून। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे बड़े लोकतंत्र से यहाँ पे क्या तात्पर्य है कि हमारे देश में जो भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर की उम्र का है तो उसको सभी को एक वोट का अधिकार है। मतलब सभी के पास समान मताधिकार दिया गया है। तो जब हम अपनी वोट देते हैं तो हम किसको चुनते हैं? हम सिर्फ एक एमएलए और एमपी को चुनते हैं। तो एमएलए एमपी के रूप में हम सिर्फ कैंडिडेट को ही नहीं देखते, हम ये भी देखते हैं कि उसके पीछे क्या विचारधारा काम कर रही है। मतलब वो किस पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ रहा है। बहुत से मामलों में क्या होता है कि लोग पार्टी को ही वोट देते हैं, कैंडिडेट कोई भी हो, लेकिन वो वोट पार्टी को देते हैं। तो वो जो कैंडिडेट है कुछ समय बाद वो क्या काम करते हैं, पद के लालच में या फिर किसी और लालच में उनको बहकाया जाता है, या फिर वो क्या काम करते हैं, वो अपनी पार्टी को जिस पे वो उम्मीदवार बने थे उसको छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, या फिर किसी और पार्टी के उम्मीदवार किसी और पार्टी में किसी भी कारणवश आ जाते हैं। तो उसको रोकने के लिए लाया गया था एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी दल परिवर्तन कानून। तो फिर आप कहेंगे जब इसके लिए भी कानून है तो फिर ये काम जो हम हर रोज सुन रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग हो रही है, ये हो रहा है, उस पार्टी के एमएलए ने अपनी पार्टी के खिलाफ जाके वोट किया, उस पार्टी की एमपी ने अपने पार्टी के खिलाफ जाके वोट किया, ये कैसे हो रहा है? तो ये हमारा जो भारत देश है, इसमें ये जो कानून बनाया गया था, इससे कैसे बचा जाता है, उसके भी बहुत से तरीके निकाल लिए गए। तो आज हम एक एक करके देखते हैं कि किसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है और इसमें क्या क्या कमियां हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो संविधान है भारत देश का, वो कब से लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो जो दल बदल की घटनाएं हैं, आप आज जो कानून बना हुआ है उसके बाद भी बहुत सी सुनने को आपको मिल ही जाती हैं। प्रत्येक साल कई घटनाएं आपको मिल जाती हैं ऐसी सुनने में कि सरकार गिर गई, विधायक खरीद लिए गए, उस पार्टी के विधायक वहां चले गए, वहां के विधायक उठ के यहां आ गए। तो ये कैसे होता है? तो इसको रोकने के लिए 52वें संविधान संशोधन किया गया 1985 में। संविधान में 52वां संशोधन किया गया 1985 में और दल परिवर्तन कानून बनाया गया। इसके साथ संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तब हमारे संविधान में सिर्फ 8 अनुसूचियां थी। फिर उसके बाद 9वीं अनुसूची बनी और फिर जो 10वीं अनुसूची है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है, जो 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ी गई। ठीक है। और जब ये 52वां संविधान संशोधन किया गया तो कौन कौन से आर्टिकल में चेंज हुआ? 101, 102, 190, 191। अनुच्छेद 101 और 102 है संसद से रिलेटेड, यानी सेंटर की गवर्नमेंट से रिलेटेड, और 190 और 191 है राज्य विधानमंडलों, यानी जो राज्य की विधानसभाएं हैं उनसे रिलेटेड। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत अगर किसी को निरर्हता, मतलब उसकी योग्यता खत्म कर दी जाती है, उसको एमएलए या एमपी के पद से हटा दिया जाता है, तो कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हटाया जाता है? ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है किस किस पे लगता है? किसी राजनीतिक दल के सदस्य पे एंटी डिफेक्शन लॉ कब लगेगा? जब वो अपनी मर्जी से अपने राजनीतिक दल की सदस्यता से त्याग पत्र दे दे। मतलब अब कोई बंदा किसी ए पार्टी में एमएलए बन के आया था, एमएलए वो है, एमएलए होते हुए अगर वो कहे कि मैं ए पार्टी से अपनी सदस्यता से त्याग पत्र देता हूं, तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा और उसकी एमएलए की सीट भी चली जाएगी। पहली कंडीशन तो ये है, अगर अपने दल के आदेशों के विपरीत मत दे या अनुपस्थित रहे, या फिर 15 दिन में उसके दल ने उसको अक्षमा नहीं कर दिया हो। मतलब हर एक दल का विहिप होता है, मतलब जो उसके सदस्य होते हैं, जैसे अब ए पार्टी है या फिर बी पार्टी है या फिर सी पार्टी है, मान लीजिए संसद में या फिर विधानमंडल में किसी चीज पे वोटिंग होनी है, तो ये अपने सदस्यों को आदेश देते हैं, विहिप उनको बताते हैं कि आपको इसके खिलाफ वोट करनी है या इसके पक्ष में वोट करनी है। तो अगर कोई सांसद या फिर कोई एमएलए अपनी पार्टी के विहिप के खिलाफ जाए, मतलब उसको जो आदेश दिया गया था उसके अनुसार कार्य ना करे, या फिर उसको कहा गया था कि आज आपको प्रेजेंट होना है संसद में या विधानमंडल में, वो अब्सेंट हो जाए, चलो यहां तक भी कोई बात नहीं। अगर उसको उसकी पार्टी 15 दिन के अंदर अंदर अक्षमा कर देती है कि चलिए कोई बात नहीं, आपने हमारी बात नहीं मानी, हम आपको क्षमा कर देते हैं, लेकिन अगर 15 दिन के भीतर उसको क्षमा नहीं किया जाता है तो उसके ऊपर भी एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाता है। निर्दलीय सदस्य के ऊपर कब लगता है? अब जरूरी ही नहीं है कि आप किसी ऐसे एमएलए को ही वोट दें जो किसी पर्टिकुलर बड़ी पार्टी से हो या फिर पार्टी से हो। आप देखते हैं संसद में या फिर आपके विधानमंडल में जोन जोन से राज्य से आप हैं,
वहां से बहुत से लोग निर्दलीय भी चुनाव लड़ते हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जिनको हम बोलते हैं। अब हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को वोट कब देते हैं? जब हम उनको हमें वो अच्छे लगते हैं, ठीक है, तभी हम उनको वोट देते हैं। अब मान लीजिए ये एक विधानसभा क्षेत्र है, इसमें से ए पार्टी का कैंडिडेट भी खड़ा था, बी को भी टिकट मिला था, सी को भी टिकट मिला था, पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतारे थे, लेकिन एक डी कैंडिडेट था, हमें वो सबसे अच्छा लगा, तो हमने ए बी सी जो पार्टी थी उनकी नीतियों में विश्वास ना करके इस डी कैंडिडेट को जिता के विधानसभा में भेज दिया। तो इसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ कब लगेगा? अगर ये निर्दलीय चुना जाए और अंदर जाके विधानसभा में जाके क्या काम करे या संसद में जाके किसी दल की सदस्यता ग्रहण कर ले, तो इसके ऊपर भी एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा। तो बताइए मित्रों, क्या इसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल लगना चाहिए। अगर हमें पार्टी की नीतियों में विश्वास होता तो हम आपको वोट ही क्यों देते? अब आप वहां पे जाके उसी पार्टी में अगर शामिल हो जाते हो तो फिर आपके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा होगा कि हम देखते हैं कि बहुत से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, वो किसी पार्टी को, जब मान लीजिए मेनली क्या होता है, जो रूलिंग पार्टी है उसको सपोर्ट कर देते हैं, वो बाहर से सपोर्ट करते हैं, वो पार्टी की सदस्यता नहीं लेते, ठीक है। फिर होते हैं नाम निर्देशित सदस्य। अब आपने सुना होगा जैसे राज्यसभा में जो हमारे भारत देश के राष्ट्रपति जी हैं, वो 12 सदस्यों को नामांकित करते हैं, मतलब उनको चुनते हैं, ठीक है। और वो कहां कहां से होते हैं? साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से जो 12 सदस्य चुने जाते हैं, उनके पास 6 महीने का टाइम होता है। मान लीजिए 1 जनवरी को राष्ट्रपति ने उनको नियुक्त किया, तो 1 जनवरी से उनके पास 6 महीने का टाइम है कि वो किसी ना किसी दल की सदस्यता ले ले, या तो किसी दल की सदस्यता ले ले या फिर ऐसे के ऐसे ही रहे, मतलब जैसे उनको चुना गया था। अगर 6 महीने के बाद वो किसी दल की सदस्यता लेते हैं, किसी दल में शामिल होते हैं, तो उनके ऊपर भी एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा और उनकी संसद की सीट चली जाएगी। या फिर जिन राज्यों में विधान परिषद है, वहां पे राज्यपाल जो चुन के भेजते हैं साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता से, अगर उनके सदस्य 6 महीने के अंदर अंदर किसी दल की सदस्यता ले लेते हैं, बाहर से जो नाम निर्देशित सदस्य होते हैं, नामांकित सदस्य होते हैं, तो एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। लेकिन 6 महीने से बाद अगर वो किसी दल में शामिल होते हैं तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा और उनकी सीट चली जाएगी। यहां पे किस किस को छूट दी गई है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी अपवाद दल में टूट के कारण। अब एक बात बताइए, किसी दल में 99 मेंबर हैं, मतलब किसी पार्टी के 99 एमएलए चुन के आए हैं, तो उनमें से अगर 1-2 बंदा पार्टी की नीतियों से शामिल, नीतियों में मतलब उसको विश्वास नहीं है, तो वो उसकी सदस्यता से अगर इस्तीफा दे देता है तो उसके ऊपर क्या लग जाता है? एंटी डिफेक्शन लॉ, और उसकी सीट चली जाती है। लेकिन अब इन 99 में से क्या रूल था? 1985 में क्या रूल बनाया गया था कि अगर 33 सदस्य कितने हुए? 1/3 मेंबर हुए, 1/3, जो 1/3 पार्ट है, अगर ये लोग भी कहें कि हमें पार्टी की नीतियों में विश्वास नहीं है, हम इनसे अलग होकर अपनी एक नई पार्टी बनाते हैं, तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। उसमें क्या कहा गया था कि अब अगर 99 बंदों में से 33 बंदे पार्टी की नीतियों में विश्वास नहीं करते, अपना अलग दल बनाते हैं या फिर किसी दूसरे दल में विलय कर देते हैं, तो जरूर उनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, तो उनको छूट दी गई थी। तो यहां पे क्या हुआ, ये बहुत से तौर पे होने लगा। तो फिर इसको मुश्किल करने के लिए क्या किया गया? 91वां संविधान संशोधन किया गया। ये भी आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए कि जो 91वां संविधान संशोधन है उससे एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या परिवर्तन किया गया था, तो क्या परिवर्तन किया गया था? जो दल में टूट था उसको भी डिफिकल्ट बनाया गया। पहले अगर 33 मेंबर संतुष्ट नहीं होते थे तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता था, लेकिन अब किया गया 2/3। मतलब अगर दल में टूट दिखानी है, एक दल के जो 66 मेंबर हैं 99 में से, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, अगर 66 बंदे कहें कि हमें पार्टी की नीतियों में विश्वास नहीं है, वो छोड़ के जाना चाहें, तो 66 बंदे बहुत होते हैं 99 में से, तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। अगर 65 बंदे गए तो सबके सबकी सदस्यता गई, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। हाँ, एक पीठासीन अधिकारी के ऊपर भी नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है कि पीठासीन अधिकारी मतलब विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है, या संसद में जैसे लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, तो वो क्या काम करते हैं, कई बार वो अपने दल की सदस्यता से अगर वो इस्तीफा दे दे कि ताकि वो क्या कहें, हम तो न्यूट्रल रहेंगे, ये दिखाने के लिए अगर वो इस्तीफा दे दे तो उनके ऊपर जो अपवाद है एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। अब एक चीज और देखिए, निर्धारण प्राधिकारी मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ के मामले में निर्णय कौन देगा, तो वो देगा जो सदन का अध्यक्ष होता है। मतलब विधानमंडल के मामले में जो विधानसभा है उसका अध्यक्ष, और लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति, वो निर्णय देते हैं कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ के मामले में
ठीक है, निर्णय कौन देगा? जो वहां पे पीठासीन अधिकारी होगा वो निर्णय देगा। तो यहाँ पे एक मामला आपको याद रखना है, कियोतो होलोहन मामला। तो जब ये 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया था, 10th शेड्यूल हमारे संविधान में ऐड किया गया था, तो उस समय क्या था? उस समय कहा गया था कि जो अध्यक्ष का निर्णय होगा वो अंतिम होगा, उसकी कोई भी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। लेकिन कियोतो होलोहन मामले में हमारे देश के आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो आप हमारे अधिकार से बाहर जा रहे हैं, मतलब न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, ऐसा कैसे होगा? इसका जो अध्यक्ष फैसला देगा उसकी न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट कर सकते हैं। ये बात अब आपको याद रखनी है। अब देखिए, अब मान लीजिए कहीं वोटिंग होनी थी और दो सदस्यों ने पार्टी के खिलाफ जाके, मतलब अपने विहिप का उल्लंघन करके कहीं और पे वोट किया या फिर वो अब्सेंट रहे, तो जो वहां का पीठासीन अधिकारी होगा, क्या वो खुद में खुद उनके खिलाफ एक्शन ले सकता है? जी नहीं, ये बात आपको याद रखनी है। कोई भी सदस्य सदन का उसके खिलाफ जाके कंप्लेंट करेगा। नियमों के अनुसार अध्यक्ष दल परिवर्तन को तभी संज्ञान में लेता है जब सदन के किसी भी सदस्य द्वारा उसको शिकायत प्राप्त होती है। अब आप एक बात बताइए, अब आप कहेंगे शिकायत कोई क्यों करेगा? भाई एक बात बताओ, किसी पार्टी के 40 मेंबर हैं, उनमें से अगर 6 मेंबर कहीं और जाके वोट कर रहे हैं तो पार्टी को तो कुछ ना कुछ नुकसान हुआ होगा। अगर उनके सदस्यों ने दूसरी पार्टी में जाके वोट की, अपनी पार्टी के विहप का उल्लंघन करके कहीं पे वोट की, तो ये जो 40 मेंबर है इनमें से कोई ना कोई तो पक्का जाके कंप्लेंट कर ही देगा अध्यक्ष को कि इन्होंने हमारे खिलाफ क्या किया है, हमारे साथ लग के वोट नहीं किया है, ये हमारी पार्टी के सदस्य है, इन्होंने विहप का उल्लंघन किया है, इनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया जाए, इनकी जो सदस्यता है उसको रद्द किया जाए। ये जब कंप्लेंट होगी तो फिर अध्यक्ष जांच करते हैं और उसके बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। हाँ, अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई तो ऊपर जो रिव्यू के लिए बैठे हैं, न्यायिक समीक्षा के लिए बैठे हैं, जुडिशियल रिव्यू के लिए बैठे हैं, कौन बैठा है? सुप्रीम कोर्ट बैठा है या फिर हाई कोर्ट बैठा है। मतलब ये जो सदस्य है इनको इनकी बात कहने का मौका दिया जाएगा कि आपने क्यों नहीं की वोटिंग, आपने अपनी पार्टी के अनुसार क्यों नहीं की, इनका पक्ष जाना जाएगा। उसके बाद निर्णय दिया जाएगा। अगर वो अपने निर्णय से संतुष्ट नहीं होते तो वो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे सीधा पूछा जाता है कि जो अध्यक्ष है उसके पास जब निर्णय जाता है तो क्या कोई टाइम पीरियड है कि कितने समय में उसको निर्णय देना होता है पीठासीन अधिकारी को, इनकी सदस्यता रद्द होगी या बचेगी? तो उसके लिए कोई भी टाइम पीरियड निश्चित नहीं किया गया है, वो अपनी मर्जी के अनुसार फैसला देते हैं। तो ये था जी आपका एंटी डिफेक्शन लॉ। अब आप लोगों में से बहुत के मन में ये बात चल रही होगी कि जो राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग होती है, या जो अभी अभी केस हुआ है हिमाचल में, जो राज्यसभा में क्रॉस वोट हुई है, या और किसी राज्य में भी जो राज्यसभा में क्रॉस वोट की गई है विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, क्या उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ जो 1985 में बनाया गया था वो लगता है? जी नहीं। तो आंसर है जी नहीं, उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता है। हिमाचल का जो केस है वहां पे जो राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग हुई है, जो 6 मेंबर है उन्होंने अपने पार्टी के विहिप के खिलाफ गए हैं, इसलिए उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगा है। मतलब विधानसभा में कोई और कानून पास होना था जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी के विहिप के खिलाफ जाकर वोटिंग की है। वहां पे कोई ऐसा केस नहीं है कि उन्होंने राज्यसभा में अपनी पार्टी के उम्मीदवार को छोड़ के किसी दूसरी पार्टी के उम्मीदवार पे वोट डाला है, उसलिए उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगाया जा सकता। उनके ऊपर जो एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया गया है उसका कोई और दूसरा कारण है, आप उसको अच्छे से जान सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ ये बताया कि राज्यसभा में जो क्रॉस वोटिंग हुई है उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लग सकता। मतलब जिन विधानसभा के सदस्यों ने क्रॉस वोटिंग करके राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की है उनको एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।